दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि चमत्कार कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान अवश्य कर सकते हैं। वह जो चाहे तो क्या से क्या हो जाए। दोस्तों, आज मैं जिस मशहूर हस्ती की बात कर रहा हूँ, वह इस बात की जीती जागती मिसाल है। सामना आज उनसे होना है। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, दिल हमारा है क्या खिलौना है। मशहूर गायक रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी, जो कि पैदाइशी तौर पर नवीन है, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं है, इस बात की बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है कि वो देख नहीं सकते। उनका मानना है और कहते हैं कि भगवान ने मुझे आंखों में रोशनी नहीं दी, लेकिन मेरे दिमाग को और मेरे महसूस करने की शक्ति को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, मुलाकात कीजिए रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी से, और उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। सच तो सच है कि इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सभी लोगों का, ये देखने वाले जितने भी लोग हैं, और मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज आपने हमको अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत स्वागत है। द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में आकर आपने जो हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आपने आकर हमारे इस कार्यक्रम में अपने। रघुवीर जी, अगर बातचीत करें तो इस समय आप कैसा महसूस करते हैं? इस समय तो ठीक है, मेरा बढ़िया चल रहा है घर में। ये मेरा जो आप देख रहे हैं, मैं इस समय वर्तमान में प्रभाश्री संगीत संस्थान नाम का एक म्यूज़िक एकेडमी चला रहा हूँ। बच्चे मेरे यहाँ सीखते हैं और अपना शोज़ वगैरह मेरे चलते रहते हैं, और वर्तमान जीवन ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। रघुवीर जी, अगर बात करें तो आपने महुआ चैनल में एक मुकाम हासिल किया। यह मुकाम किसकी मदद से आपने हासिल किया था? देखिए, सबसे पहले तो प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी हुई हम दोनों भाइयों की, बनारस में हम लोगों ने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय है वहाँ पे हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, और 12 साल वहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। और मुझे वहाँ रहते रहते भोजपुरी गाने सुनने का काफ़ी शौक़ था। वहाँ की जो बोली भाषा थी यूपी की, वो भोजपुरी ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और सुर संग्राम से पहले भी मैं कई जो बड़े बड़े रियलिटी शो होते हैं, सारेगामा और इंडियन आइडल वगैरह, मैं वहाँ भी ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया यूँ कहे तो।
लेकिन सुर संग्राम मेरे जीवन की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। उसने मुझे एक नाम और एक पहचान दिया और मुझे वहाँ पे जा कर के अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और इस काम में मेरे छोटे भाइयों का मेरा काफ़ी सपोर्ट था और बड़े भाई और काफ़ी मतलब मेरे पूरे परिवार ने मेरा इसमें सपोर्ट किया और काफ़ी स्ट्रगल था उस दौरान, क्योंकि 53,000 लड़कों को फाइट करना मतलब पूरे ऑल ओवर यूपी बिहार से 53,000 लड़कों ने ऑडिशन दिया था। 53,000 लड़कों के बाद फिर 100 लोगों को उसमें मेगा ऑडिशन के लिए बॉम्बे बुलाया गया। 100 में से 24 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, 12 यूपी और 12 बिहार से। और उसी दौरान ये पूरा शो फिर चालू हुआ, जो कि करीबन 5-6 महीने तक चला और पब्लिक का काफ़ी सपोर्ट और सबका प्यार स्नेह मिला, तो मैं सुर संग्राम सीजन 2 विन कर सका। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि मैं अपने विंध्य को और यूपी बिहार का मान में बढ़ा सका। अगर देखा जाए तो हमारे दर्शकों को यह उत्सुकता है कि वह कौन सा गीत था जिसके बाद आपका चयन सुर संग्राम के लिए हुआ। मैंने गीत गाया था सखीरी प्रेम नगर छूट जाला रे मोरा जियरा बड़ा घबराला, और उसका कोई बोल। जी मैं उसको 2 लाइन गा के सुना देता हूँ जी। आपको। सखीरी प्रेम नगर छूटी जाला रे मोरा जियरा बड़ा घबराला रे मोरा जियरा बड़ा घबराला। सखीरी प्रेम नगर छूटी जाला रे घबराला रे मोरा जियरा बड़ा घबराला। सखीरी प्रेम नगर छूट जाला रे मोरा जियरा बड़ा घबराला रे मोरा जियरा बड़ा घबराला। ये गीत था जिसने मुझे जो है, ये मैंने मेगा ऑडिशन में गाया था और मेरी जो है डायरेक्ट उसमें एंट्री हुई थी और काफ़ी पसंद आया था ये गीत लोगों को। तो रघुवीर जी, जैसा कि आपने अभी इस गीत के बाद जो है आपकी एंट्री उस सुर संग्राम में हुई। जी डायरेक्ट हुई। जब आपकी एंट्री हुई तब आपको कैसा महसूस हो रहा था। वो मेरे लिए एक अद्भुत क्षण मैं कह सकता हूँ कि जिस क्षण की मैंने कल्पना नहीं की थी, कि जिस मनोज तिवारी को या जिन लोगों को हम बड़े पर्दे पर देखते हैं उनके सामने खड़े होना, तो उसके बाद फिर उस शो का हिस्सा बनना, ये मेरे लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि बाबा भोलेनाथ की नगरी में जहाँ मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई और मतलब यूँ कहें कि बाबा भोलेनाथ ने मेरे ऊपर साक्षात कृपा की और मुझे आज भी मैं उन क्षणों को याद करता हूँ तो मैं फिर वहीं पहुँच जाता हूँ जहाँ मैं पहले था। लेकिन अब ये 2010-11 की बात हो गई, काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन यूँ कहें कि स्वर्णिम अवसर इंसान के जीवन में एक ही बार आते हैं और इन सब सारी चीज़ों के प्रति इन सारी चीज़ों के लिए मेरे नाना जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने ही हम लोगों को बनारस में शिफ्ट किया था। पहले उन्होंने कई जगह हम लोगों के स्कूल देखे, इंदौर, भोपाल, लेकिन उनको बनारस में ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे हम लोगों को 1990 में सीधे बनारस भेजा। हाँ, ये ज़रूर थोड़ा सा अफसोस होता है कि 24 अप्रैल को मेरे नाना जी ख़त्म हुए और 24 जून को मेरा ऑडिशन था, तो वो मुझे उस शो में देख नहीं पाए।
लेकिन आज भी जब भी मैं कुछ बड़ा करता हूँ तो वो मेरे साथ होते हैं। मैं उनको अपने करीब, अपने नाना जी और अपने पापा को पाता हूँ। जी। रघुवीर जी, हर व्यक्ति की कहानी जुड़ी होती है, जिस उससे हम जुड़ते हैं, कोई ना कोई उसके साथ एक कहानी जुड़ जाती है, जी। जो एक यादगार होती है। आपके साथ भी कोई ऐसी कहानी जो आपसे जुड़ी हो उस कार्यक्रम को लेकर? अब सुर संग्राम में जब मैं था तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछते थे लोग, और काफ़ी लोगों ने कहा कि मतलब सपोर्ट करेंगे आपको, आगे फ़िल्मों में गाने का हिस्सा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अफ़सोस होता है कि ये सारा कुछ जो होता है, जो रियलिटी शो हम देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ मेरे हिसाब से रियल नहीं होता, जैसा कि वहाँ पे इतनी सारी बातें की जाती हैं। ये सब केवल और केवल एक टीआरपी का गेम होता है, टीआरपी हासिल करने के लिए ज़्यादा कुछ ये लोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि अगर जिन लोगों ने मुझे उस वहाँ पे सेलेक्ट किया या जिन लोगों ने मुझे विनर बनाया, फिर आगे मुझे कुछ काम नहीं मिला। ये मेरा एक सबसे बड़ा सच है, जिससे जो मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े पर्दे पर जो जैसा लोग कहते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। रघुवीर जी, आपने इस दौरान बहुत सारे गाने गाए होंगे जब आपका ये कार्यक्रम रियलिटी शो चला। लगभग 38 से 39 एपिसोड मैंने खेले थे। इस एपिसोड में कोई एक ऐसा भी गीत रहा होगा जो आपका एक यादगार गीत बना होगा, एक सिग्नेचर गीत बना होगा? गीत तो देखिए कई थे, और उसमें मतलब कुछ मतलब ज़्यादातर गाने तो भोजपुरी के ही हुआ करते थे, और उस दौरान कुछ गाने जो है, यूँ कहें कि सारे गाने लगभग ठीक ही ठाक थे। गानों का जो चयन वहाँ होता था, वो हम लोगों की ग्रूमिंग करवाते थे, सर लोग वही डिसाइड करते थे। तो कुछ मेरे अपने प्राइवेट गीत जो मैं उनको बताता था, और कुछ वो लोग भी देते थे। इस हिसाब से मुझे जो है, मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस करता था। सबसे अच्छा गीत कौन सा था आपका? सबसे अच्छा गीत मेरा था एक मदर थीम को लेकर के एपिसोड बना था, जब इसमें सारे लोगों के पेरेंट्स आए हुए थे। उसमें मैंने वो वाला गीत गाया था, फ़िल्म तारे ज़मीन पर का वो गीत, मैं कभी बतलाता नहीं पर मैं अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक दिवाली स्पेशल में एपिसोड शूट हुआ था, उसमें मैंने एक भजन गाया था, राम का गुणगान करिए। तो ये 2-3 गीत थे मेरे बहुत अच्छे। और सबसे ज़्यादा मेरा जो हिट गीत हुआ था, वो आप सबने सुना होगा, सखी सैयाँ तो खूबई कमात है, महँगाई डाइन खाए जात है, जो कि महँगाई हमारे देश की एक अभी भी समस्या बनी हुई है, जिसकी मार हम सब झेल रहे हैं। तो क्या एक बार हमारे दर्शकों को फिर से आप वो गीत सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाएंगे। सखी सैयाँ तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैयाँ तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्कर पाई के का बोल, और उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैयाँ तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। ये गीत था, और ये जनता की पसंद पर एक एपिसोड आया था, उस पर ये, और ये गीत जैसा कि रघुवीर यादव जी ने गाया था, तो इस पर मुझे अच्छे खासे कमेंट भी मिले थे कि अगर आप रघुवीर जी पहले आमिर खान जी को मिले होते तो शायद आपको ये गीत गाना पड़ता। मतलब कमेंट्स तो वहाँ इतने अच्छे अच्छे मिलते थे कि लगता था कि अब कुछ शायद नया होगा। लेकिन जब वहाँ से लौटने के बाद फिर इसीलिए मैंने अब ये मन बनाया कि अब मैं जो भी करूँगा अपने रीवा में ही, और ऐसे लोगों के लिए करूँगा जो कि संगीत के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। ऐसी प्रतिभाएं तराशने का काम करूँगा जो कि हमारे विंध्य में है, हमारे घर में है। क्योंकि हर व्यक्ति देखिए दिल्ली मुंबई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस लायक बना हूँ कि अपने शहर की प्रतिभाओं को कुछ दे सकता हूँ, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं अब जो है इस पर काम कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे लोगों को सिखाने का काम करता हूँ जो कि आगे चल कर कुछ कर सके।
तो रघुवीर जी, जो महुआ चैनल के साथ आपने काम किया, उसका आपका अनुभव कैसा था? अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा अनुभव था और काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली, एक नाम, एक पहचान मिला मुझे, जिसके कारण आज कितना भी अरसा बीत जाए लेकिन लोग तो मुझे जानेंगे उसी नाम से कि भाई एक सिंबल महुआ के नाम से मुझे मिला, यही मेरे लिए बहुत है। तो संगीत के जो सफ़र था, आपने शुरुआत जो की संगीत की, उस सफ़र की शुरुआत किस प्रकार हुई? प्रारंभिक से मतलब यूँ कहें कि हमारे परिवार में ही थोड़ा मतलब जैसे नाना जी लोग नानी हमारी गाती थीं, है ना? तो परिवार से और हम लोग खुद भी 6-7 साल की उम्र से ही हम लोगों ने गाना शुरू किया। ऐसे छोटे-मोटे भजन वगैरह गाया करते थे। तो संगीत में यूँ कहें कि ईश्वर की कृपा ही मान लें कि उन्होंने हम लोगों को संगीत के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों को संगीत के लिए ही बनाया गया, तो अब उसी को हम लोग कर रहे हैं। आपको काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा होगा इसके बहुत लिए। बहुत बहुत। क्या उन्हें आप याद करना चाहेंगे? अब उस समय सुर संग्राम सीज़न 2 में जब मैं था तो उस समय तो काफ़ी पहले तो ऑडिशन में ही समझ में आया कि अरे बहुत ज़्यादा एक तो भीड़ रहती है और काफ़ी कुछ लेकिन जब धीरे-धीरे मेरा जब सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें आईं कि कुछ गाने वगैरह याद करने में और कभी-कभी अब जैसे वहाँ तो हर व्यक्ति नॉर्मल था, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो वहाँ अननॉर्मल था। तो उस दौरान भी कई सारी चीज़ें लोग मुझे पहले तो उस तरीके से नहीं देखते थे, लेकिन जब बाद में मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हुई, तो ये समझ में आता है कि व्यक्ति का काम बोलता है ना? तो काम से आप अपने आप को साबित करिए कि आप हैं कौन। अ, तो उस दौरान फिर जो है मुझे काफ़ी फिर लोगों का धीरे-धीरे सपोर्ट मिलने लगा और फिर यूँ कहें कि 6 महीने कैसे कट गए बड़ा अच्छा लगता है उन चीज़ों को सोच कर के। मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहता था हमेशा और कई-कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं कुछ मतलब परफ़ॉर्मेंस हमारी कुछ वीक हुई, तो उस दौरान ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा मन टूटता है, लेकिन उस दौरान फिर भी मैंने अपने आप को सँभाला। कई बार ऐसा हुआ कि मैं शायद ये शो छोड़ कर के चला जाऊँ। क्लोज़अप भारत की शान एक दूरदर्शन का एक रियलिटी शो आया था, वो हिंदी गानों का था। उसमें भी मैंने हिस्सा लिया और उसमें भी मैं टॉप 4 तक गया था। ये डीडी वन पे आता था 2013-14 में ये शो आता था। प्रायः लोग हिंदी गाने सुनते हैं और गाते भी हैं, और आपने जो समागम देखा बघेलखंडी और भोजपुरी का, जी। तो आपके क्या कोई तकलीफ या कोई कठिनाई ऐसी जो उस गीत को गाने में? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेन देखिए क्या है कि अगर आपके 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 सुर अच्छे हैं और आपको संगीत की समझ अच्छी है, तो गाना किसी भी लैंग्वेज में गाया जा सकता है। थोड़ा-सा टिपिकल ज़रूर हो सकता है, लेकिन यही बात है कि इंसान अगर मन में ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। तो गाने को गाया जा सकता है, जैसे मैं बघेली के प्रति भी अच्छा मतलब बघेली भी इस समय बघेली का ट्रेड चला हुआ है अपने यहाँ। काफ़ी अच्छा प्रयास चल रहा है, फ़िल्में बन रही हैं, लोग अपने-अपने तरीके से गा बजा भी रहे हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा है। लेकिन मुझे फ़िलहाल अभी तो मैं भोजपुरी में भी भोजपुरी गाने गाया, है ना? भोजपुरी का तो मैंने शो ही वो किया और हिंदी गाने मैंने गाए। सारे गाने मैं याद रखता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे कम से कम नहीं तो 8 से 10 हज़ार गाने याद होंगे। तो मैं सारे गाने याद करता हूँ और लिखने का मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं, ना मेरे पास कोई अपनी डायरी है और जो भी है मेरा दिमाग ही है, मैं उसी के सारे अपना काम करते हैं। आपने बताया कि आपने कुछ प्राइवेट गाने भी लिखे। ये जो प्राइवेट गाने थे या स्वयं के गाने थे, इनको लिखने की या बनाने की शुरुआत किस प्रकार हुई? जैसे मैंने एक एल्बम किया था धाम रानी ताल का, उसमें अगर आपने सुना होगा एक गीत मैंने रीवा को डेडिकेट किया था कि हमारे रीवा में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे रीवा को किन-किन माध्यमों से जाना जाता है। तो वो गीत वो एक पूरा एल्बम था, 8 गानों का पूरा एल्बम था, जिसमें से 2 गाने मैंने गाए थे और बाकी 5-6 गाने मैंने अपने बच्चों से गवाए थे। मैंने किसी प्रोफ़ेशनल व्यक्ति को नहीं रखा, इसकी सारी रिकॉर्डिंग और शूटिंग वगैरह पूरी जबलपुर से हुई थी।
तो उसमें गीत मैंने गाया था चलो नगरिया रीवा की जहाँ पे माँ का धाम है। तो ये आपको इसमें यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है RS म्यूज़िक के नाम से, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो उसका जो है एक धाम रानी ताल का वो एल्बम मैंने बनाया था। बोल क्या थे? चलो नगरिया रीवा की जहाँ पे माँ का धाम है। मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आप। चलो नगरिया रीवा की जहाँ पे माँ का धाम है, चलो नगरिया रीवा की जहाँ पे माँ का धाम है, जहाँ पे माँ का नाम है, जहाँ पे काली धाम है, जहाँ पे माँ का नाम है, जहाँ पे काली धाम है, चलो नगरिया रीवा की जहाँ पे माँ का धाम है। इस मिट्टी के कण कण में काली माँ की शान है, श्वेत सिंह रीवा की अचरज शेरों वाली शान है, यहाँ पे रानी ताल है देखो बड़ा विशाल है, यहाँ पे रानी ताल है देखो बड़ा विशाल है, यहाँ पे रानी ताल है देखो बड़ा विशाल है, चलो नगरिया रीवा की जहाँ पे माँ का धाम है। तो रघुवीर जी, आपका ये बहुत ही सुरीला संगीत था, बहुत ही सुरीला गीत है। अगर हम वर्तमान में देखें तो आज के संगीत के बारे में आपकी क्या राय है? आज का जो संगीत है वो भाग दौड़ का संगीत है। आज के संगीत में सुकून नहीं है। पहले जो हम संगीत सुनते थे उसमें हमको इंसान कहते हैं ना कि जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं या मन थोड़ा सा परेशान होता है तो हम अच्छा सूदिंग म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। आजकल का संगीत जो है वो भाग दौड़ का संगीत है और मुझे आजकल के म्यूज़िक से थोड़ा सा मतलब अब चूँकि म्यूज़िक है, म्यूज़िक अपना फील्ड है इसलिए सुनता हूँ, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं कि आज का जो माहौल है उस हिसाब में, तो आजकल के माहौल में बस रैप और पॉप और भाग दौड़ वाला जो म्यूज़िक है धमा चौकड़ी रह गई है बस। चलते फिरते का संगीत रह गया है। उतना लोग रियाज़ नहीं करना चाहते, जल्दी मंच की तलाश है लोगों को। यूँ कहें कि लोगों को फुर्सत नहीं है कि हम सुकून से, और देखिए संगीत है धैर्य का, तो आजकल जो है लोगों में धैर्य भी नहीं है और थोड़ा भी अगर जिसने सीख लिया वो फिर ये चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी मंच की तरफ कैसे बढ़ें। मतलब यूँ कहें कि संगीत आजकल केवल दिखावे का, ग्लैमराइज जितना आप कर सकते हैं, भले आपके अंदर कुछ हो चाहे ना हो, ग्लैमर आप जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना आप ग्लैमर दिखाएंगे तभी आप हिट हैं। बाकी कला के नाम पर कुछ नहीं। आपकी जो गायन शैली है ये किससे प्रभावित है? मेरी गान शैली देखिए क्या है कि शुरू से ही हमको पुराने गाने सुनने का शौक़ था। रफ़ी साहब, मुकेश जी और किशोर कुमार, इन लोगों को, ये तो एवरग्रीन सिंगर हैं, पहले भी थे आज भी चलेंगे। भले ही देखिए कितना म्यूज़िक आ जाए, भले ही कितने नए सिंगर आ जाएं, लेकिन जो पहले लोग चलते थे हम लोग भी उनको सुन रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी उन लोगों को ही सुनेगी। तो पुराने सिंगरों से ज़्यादा मैं इम्प्रेस हूँ और गज़लों में जगजीत साहब को सुनता हूँ, मेहदी हसन साहब को सुनता हूँ और काफ़ी लोगों को सुनने के बाद जो भी, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जो भी गाता हूँ परफेक्ट गाता हूँ या मैंने रियाज़ किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के सानिध्य में रहते रहते, बैठते बैठते मुझे सुनने का और गाने का जो है माता। रघुवीर जी, अब जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र है, अब आप कैसा देखते हैं? अब तो देखिए, अब तो ये कहें कि देखने लायक तो कुछ ऐसा है नहीं, जो भी है अपने साथ महसूस करने वाली स्थिति है। तो अब तो सामान्य ज़िंदगी अपनी चल रही है और जैसा कि मैंने सारा कुछ अपना सेटल रीवा में ही किया हुआ है, तो रीवा में अपना जो भी म्यूज़िक कंसर्ट वगैरह होते हैं, जो भी प्रोग्राम, तो उनको करता हूँ और अपना ये प्रभाश्री संगीत संस्थान है, यहीं पे जो भी बच्चे आते हैं वो सिखाता हूँ। और आगे मुझे ये करना है कि मैं अपने ही विद्यालय से कुछ ऐसे
मंच की कल्पना करता हूँ कि अपने लोगों को धीरे 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 इनको भी एक छोटा छोटा मुकाम दे करके, ताकि इनको जब ये आगे जाएं कहीं हमारे यहाँ से सीख करके आगे जाएं, तो उन्हें वो सारी चीज़ें पता रहें जो इन्हें बाद में बताई जानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लोग बताते भी नहीं हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें इनको तैयार करने की कोशिश करता हूँ। आपने जो ये प्रभाश्री संगीत महाविद्यालय इसको खोलने का विचार आपके मन में किस प्रकार? इसको खोलने का विचार मेरे मन में तब इसी तरह आया कि मैंने जो किया है, मैंने जो अपना एक नाम बनाया है, तो जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, जो संगीत सीखना चाहते हैं वाकई में, जिनके अंदर सीखने की भूख है, तो वो मतलब आएँ और इसमें सीखें। और इसी बहाने मेरा एक, जैसे कि अभी तो मैं बतौर एक सिंगर काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं एज ए ट्रेनर लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से जो बच्चे सीख करके जाएं, उनको सारी चीज़ें पता हों और वो एक नया मुकाम कुछ बना पाएँ। और समय समय पर मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे मंचों के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ पहले भी छोटे ये अभी एक भजन रत्न का एक शो आया था स्वामी रामदेव जी का, वहाँ से भी मैं कुछ बच्चों को बनारस लेके गया था, वहाँ भी मैंने ऑडिशन दिलवाया। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रयास मैं करता रहता हूँ। अभी जैसे कि मेरा गर्मी के टाइम में मैंने एक सोचा हुआ है, सूर्योद्धा टाइप से अपने ही बच्चों को आपस में, जितने भी मेरे पास हैं 4, 6, 10 बच्चे, उनको आपस में एक कंपटीशन छोटा सा मैं कराऊंगा और इसका पूरा प्रचार प्रसार करके मतलब यूँ कहें कि अपने ही घर में इन लोगों को मंच देने का काम मैं 1-2 महीने में करने वाला हूँ। रघुवीर जी, प्राय लोगों के दिमाग में एक बात उठती है, पहुंचती है, और चूंकि वर्तमान में रियलिटी शो का जमाना आ गया है, आए दिन हर जगह रियलिटी शो है, चाहे वो सारेगामा हो या सुर संग्राम हो या अन्य दूसरे हो, तो इनमें जो प्रवेश लेने की प्रक्रिया है वह किस प्रकार होती है? प्रवेश लेने की प्रक्रिया देखिए क्या है कि कुछ तो अब मैं, जैसे कि मैंने इंडियन आइडल और सारेगामापा ये सब में भी मैंने देखा, कई जगह तो सीधे जैसे लोग कहते हैं कि इसमें पैसे वैसे का कुछ ऐसा रहता है और आपकी पहुंच होनी चाहिए, लेकिन सुर संग्राम में तो मैंने निजी तौर पे संघर्ष, ज़मीनी तौर पे जो संघर्ष किया, 7 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक मैं लाइन में लगा रहा, 2 बजे मेरा नंबर आया, तो उसमें मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये है कि अगर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं तो आपका चयन हो भी सकता है। वैसे प्रायः देखा गया है कि जो पहले के, जैसे मान लीजिए सारेगामापा का जो पहला कोई विनर है, वही कोई अगले शो में भी दिखाई देगा, वही इंडियन आइडल किसी भी सुर क्षेत्र में भी दिखाई दे देगा। मतलब अदल बदल के कोई सीखा पढ़ा बहुत मजे हुए सिंगर्स को ये लोग जो है, मतलब जो ये कहे कि मतलब सीखने वाला काम जो रहता है वो ज़्यादा रियलिटी शो में देखिए रहता नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों का उनका पैकेज होता है, तो वो ऐसे लोगों को ही लाना चाहते हैं जिनसे इनको कोई बहुत फ़ायदा हो और जिससे इनका शो जो है चलने लगे। रियलिटी शो के नाम पर तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत कुछ रियल नहीं होता। अब आपके भविष्य की योजनाएं क्या हो सकती अब भविष्य की योजनाएं बस यही हैं कि अपना ये प्रभाश्री संगीत संस्थान जो है ये कैसे ग्रोथ करे और यहाँ से निकले हुए बच्चे आगे कुछ अच्छा करें, और कुछ एल्बम वगैरह का प्रोजेक्ट है उस पर काम करना है। मतलब जो भी करना है अब संगीत के लिए ही करना है। चलते चलते हमारा आखिरी सवाल और एक गिनती सभी कि हमारे जो दर्शक आपको अभी तक देख रहे थे, श्रोता जो सुन रहे थे, इनके लिए आपका क्या संदेश है? इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो है इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और संगीत, मीठा संगीत सुने, और ये जो है म्यूज़िक तो हर किसी को सुनना चाहिए, चाहे वो म्यूज़िक गाए या ना गाए, सुनते तो हर कोई हैं। तो म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक सुने और अच्छी चीज़ें शहर में हों, सारी चीज़ें मतलब सब अच्छा ही अच्छा चले। वैसे भी 2 साल से हम लोगों ने जो महामारी का दौर झेला है, वो अपने आप में अब ईश्वर
दोबारा ऐसा संकट मानव जाति पर ना लाए, यही मैं चाहता हूँ और सारी चीज़ें अच्छी चलती रहें। और एक चीज़ ज़रूर है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये शहर में जो बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, उसमें लोकल लोगों को, लोकल कलाकारों को उतना ही दर्जा देना चाहिए, उनको हिस्सा देना चाहिए। जी जी। साथियों, ऐसी ही हस्तियों से हम आपको मिलाते रहेंगे। आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है। हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में आज हमारे बीच महुआ चैनल के मशहूर गायक रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भैया, आपको बहुत बहुत अरे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अपने कार्यक्रम का हमें हिस्सा बनाया और मैं जो है बहुत खुश हूँ, मेरी भी ये खुशनसीबी है और उम्मीद रहेगी कि जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप यूँ ही मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरी संस्था और मेरे संस्थान परिवार की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।